नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2022 जो हमारा एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया। हमारे ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन या महाभिनिष्क्रमण। तो क्या आंसर होगा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने जो गृह त्याग किया, इस घटना को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण की घटना जो है वो कहलाएगी घर गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और उसके बाद अगर हम महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो महापरिनिर्वाण इनको दोस्तों कुशीनारा देवरिया में हुआ था। कुशीनारा देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनारा देवरिया में। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया में हुई थी। और उसके बाद अगर हम धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। और पहला उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। इन्होंने पहला उपदेश अपना ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि महापरिनिर्वाण मृत्यु जब इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई, जहाँ ये इनकी मृत्यु हुई कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। और धर्मचक्र प्रवर्तन इन्होंने जो पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। और महाभिनिष्क्रमण इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और दोस्तों, एक चीज़ आप इनके बारे में और जान लीजिए कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से। और इनकी मृत्यु जो हुई थी हमने आपको बताया अभी कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुई थी मृत्यु इनकी। इनकी मृत्यु दोस्तों कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुई। और अगर बात करें किस सन में हुई तो 563 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, उसके बाद हम अपने बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की मृत्यु निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु किस घटना से संबंधित है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि चौरी चौरा कांड से, उसके बाद साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, लाला लाजपत राय जो हैं ये साइमन कमीशन की घटना के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। उसका रीज़न यह है कि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में ये आंदोलन कर रहे थे और उसी में पुलिस की लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई। तो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो ये साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी दोस्तों 1928 को भारत आया था और इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। और ये अगर असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ तो दोस्तों आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जब हुआ, चौरी चौरा कांड 1922 में, तो उसी के दौरान दुखी होकर गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन 1922 तक चला और चौरी चौरा का कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया तो 3 फरवरी 1928 को, और इसे वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी का शिकार होने के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का है दोस्तों, कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था ये कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है कानपुर, झांसी, ग्वालियर या मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि मेरठ से। मेरठ में दोस्तों 1857 को मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसमें 1857 में मेरठ रेजिमेंट के कुछ सिपाही ने
गाय और सूअर की चर्बी लगे जो कारतूस थे उनको मतलब दांत से निकालने से मना कर दिया, मतलब जिस कारण दोस्तों वहाँ ये मतलब विद्रोह हुआ और इन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे उनकी भी हत्या की। और उसके बाद दोस्तों यह घटना 9 मई 1857 को हुई थी। 9 मई 1857 को हुई थी ये घटना। और उसके बाद ये लोग दोस्तों यहाँ से सीधा मेरठ से दिल्ली गए और यहाँ पर इन्होंने अपना 1857 की क्रांति का नेता जो है वो बहादुर शाह जफ़र यानी सेकंड को घोषित किया। और 10 तारीख को बहादुर शाह जफ़र इनकी क्रांति का 1857 की क्रांति का मुख्य नेता हुआ। तो दोस्तों यही है कि 1857 का सिपाही विद्रोह जो था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि तीर्थ यात्रा कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया। ये दोस्तों मुगल वंश से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए, हमारे ऑप्शन हैं बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि तीर्थ यात्रा कर जो है वो अकबर ने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और अगर दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था, दास प्रथा का अंत। और अगर उसके बाद दोस्तों हम बात करें दीन इलाही धर्म की, तो दीन इलाही धर्म जो था वो अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में। और उसके बाद दोस्तों अगर हम जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 1564। तो दोस्तों 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1562 में दास प्रथा का अंत, 1564 में जजिया कर मुक्त समाप्त किया। और दीन इलाही धर्म जो था इसने 1582 में स्टार्ट किया। और इसका प्रधान पुरोहित दोस्तों वो बीरबल था दीन इलाही धर्म का। और अगर बात करें दोस्तों अकबर के जन्म की, तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। और ये अकबर के पिता का नाम हुमायूं था दोस्तों। और हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की दोस्तों। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। और बाबर दोस्तों, बाबर की जो आत्मकथा है वो बाबरनामा है और इसकी रचना तुर्की में की गई है। तो दोस्तों बाबरनामा की रचना तुर्की में की गई है। तो दोस्तों बाबरनामा की रचना जो है वो तुर्की में की गई है और इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और हुमायूंनामा की रचना आपको हम बता चुके हैं कि गुलबदन बेगम ने की थी। और अगर अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा की रचना दोस्तों अबुल फजल ने की थी। और दोस्तों ये तीनों तो मुगल वंश के शासक हैं। और अगर हम सूर वंश की बात करें तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर चौसा के युद्ध में 1540 ईस्वी में दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंचनजंगा बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कंचनजंगा, ये क्वेश्चन हम पिछले भी कई प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारे हैं सिक्किम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, 8,586 मीटर। और ये थर्ड दोस्तों सबसे ऊंचा है पर्वत शिखर। और उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूनेस्को साइट में केवल ये ही एक ऐसी साइट है जो मिश्रित है। यूनेस्को साइट में ये एकमात्र ऐसी साइट है जो मिश्रित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है कि ये यूनेस्को साइट है दोस्तों और ये मिश्रित है। और भारत में यूनेस्को साइट की अगर संख्या की बात करें दोस्तों तो 40 है। और अभी 40 की बात करें तो सबसे लास्ट जो 40 नंबर बना है वो धौलावीरा है। और धौलावीरा हमारा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो गुजरात में स्थित है। और अगर 39वें नंबर की बात करें तो दोस्तों 39वीं हमारी यूनेस्को साइट बनी थी रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है दोस्तों। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आप लोग बताइएगा, लिवलेख दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिपकिला, पालघाट, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों लिवलेख दर्रा आप जानते हैं, लिवलेख मानानीत उत्तराखंड में है, ये तो सही है बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम पालघाट दर्रे की बात करें तो आप ये भी जानते हैं कि पालघाट ये दर्रा जो है तमिलनाडु केरल के बीच स्थित है। और सिपकिला, रोहतांग, ये सभी दर्रे दोस्तों आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। अगर हम बात करें दोस्तों नाथुला दर्रा की, तो नाथुला दर्रा आप जानते हैं कि ये सिक्किम में स्थित है। और ये
दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला। नाथुला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला है सिक्किम में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, आप लोग ऑप्शन देखिए, अमरकंटक, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, मुल्ताई। दोस्तों अमरकंटक स्थान है, या महाबलेश्वर पहाड़ियाँ हैं, या ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, या मुल्ताई पहाड़ियाँ। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। और अगर अमरकंटक की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा नदी, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से दोस्तों आप जानते हैं कि कावेरी, कर्नाटक के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। और अगर हम मुल्ताई पहाड़ियों की बात करें तो एमपी के बैतूल जिले में जो मुल्ताई पहाड़ियाँ स्थित हैं वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुल्ताई से ताप्ती, ब्रह्मगिरी से दोस्तों कावेरी, और उसके बाद अगर हम बात करें महाबलेश्वर से कृष्णा, और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पिछली यूपी जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था उसमें भी एक खदान से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग बताइए कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि ये जो हमारा कोरबा का कोयला खदान है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कोरबा और अगर बैलाडीला खान की बात करें तो वो भी दोस्तों छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है 1960, 1865, 1970 और 1975। तो आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों कि कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति दोस्तों कब शुरू हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 1970 में। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत या ऑपरेशन फ्लड के जनक जो थे दोस्तों वो डॉक्टर वर्मीज कुरियन थे। वर्मीज कुरियन दोस्तों, वर्मीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है और यह 1970 में भारत में स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति में विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक एन ई बोरलाग यानी नॉर्मन ई बोरलाग हैं, और अगर भारत में बात करें तो हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में कर संरचना सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1991 में जो कर संरचना सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था, इसमें किस समिति का गठन किया गया था। इस समय दोस्तों अगर सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद में किस समिति का गठन किया गया, तो चिलैया समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिलैया समिति ने कर संरचना सुधार के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है साइंस का, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है, डेसिबल, डायोप्टर, ल्यूमन या कैंडिला। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। और अगर हम डेसिबल की बात करें तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता दोस्तों। और अगर हम बात करें ल्यूमन दोस्तों, तो ल्यूमन ज्योति फ्लक्स की इकाई है दोस्तों। ल्यूमन जो है वो ज्योति फ्लक्स की इकाई है, और कैंडेला ज्योति तीव्रता की। दोस्तों ये ज्योति तीव्रता की है और ये ज्योति फ्लक्स की है, और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की है, और डायोप्टर लेंस की क्षमता मापक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कोशिका के किस अंग को कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो दोस्तों आत्मघाती थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को जब हम बायोलॉजी की क्लास में कोशिका के कोशिकांग पढ़ा रहे थे तो हमने एक ही क्लास में चारों कोशिकांग कराए थे। तब हमने आपको बताया था कि किसको आत्मघाती थैली कहते हैं, और किसको प्रोटीन की फैक्ट्री, किसे यातायात प्रबंधक, और किसे कोशिका का पावर हाउस। तो आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं दोस्तों। कोशिका में जो आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका में आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और अगर गाल्गी काय की बात करें तो ये यातायात प्रबंधक है दोस्तों। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो दोस्तों पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी काय को दोस्तों यातायात प्रबंधक कहते हैं, लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। और ये दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग है, ये भी हमने बताया है। आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जाकर उन क्लासों को भी देखें जिससे आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, दोस्तों ये हमारा हिंदी का क्वेश्चन है कि जो हिसाब किताब की जांच करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो ऑप्शन हमारे हैं अधिकृत, आकेंक्षक, अपरिभाषित, अपघटित। तो दोस्तों जांच करने वाला, हिसाब किताब की जांच करने वाला आकेंक्षक कहलाता है। और अगर हम अपरिभाषित की बात करें दोस्तों, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित कहते हैं। और जो पहले कभी घटित ना हुआ हो वो अघटित होता है। और जो दोस्तों जिसका अधिकार ना दिया गया हो वो अधिकृत होता है। उसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है रचना से। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, और हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। उनमें हर प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन दोस्तों कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो आप बताइए दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र रचना जो है इसके रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती और दिनकर। दोस्तों ये चारों राइटर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जानते हैं कुरुक्षेत्र का रचनाकार दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। उसके बाद आपको एक रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचनाएं बता देते हैं दोस्तों। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। तो रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें दोस्तों, यूपी SSC के एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसका रीजन है कि आपने देखा होगा जो 2018 वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें माखनलाल चतुर्वेदी से एक रचना आई थी और उस रचना का नाम था हिम तरंगिणी। तो दोस्तों हिम तरंगिणी, हिम करीटनी, युगचरण, माता ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताई थी कि कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, इरावती, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये सभी हैं दोस्तों। और अगर धर्मवीर भारती की बात करें दोस्तों, अभी यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें धर्मवीर भारती से इनकी रचना आई थी सूरज का सातवां घोड़ा किसकी है? तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। तो दोस्तों चारों राइटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय एथलीट ने मंच के लिए लघु फिल्म बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस भारतीय एथलीट ने किया? आप जानते हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा ने यूट्यूब इंडिया के साथ समझौता किया है। और अगर हम बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों ये नीरज चोपड़ा जो हैं ये भाला फेंकते हैं दोस्तों। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलियन थ्रो इनका खेल है। और उसके बाद अगर दोस्तों हम मैरी कॉम की बात करें तो आप जानते हैं बॉक्सिंग दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जो अकेला एक गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीता वो नीरज चोपड़ा ने जेवलियन थ्रो में जीता था। और उसके बाद अगर मैरी कॉम की बात करें तो दोस्तों कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन मैरी कॉम से आया था। आप जानते हैं मैरी कॉम बॉक्सर हैं। और इनकी अगर आत्मकथा की बात करें तो अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी इनकी आत्मकथा है। पीवी सिंधु दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह की ध्वजवाहक रहीं और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। और निकाहत जरीन दोस्तों, पीवी सिंधु का खेल अगर बात करें तो बैडमिंटन है। और निकाहत जरीन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्होंने भी गोल्ड जीता है और इनका खेल बॉक्सिंग है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के जो समापन समारोह था उसका ध्वजवाहक ये थी निकाहत जरीन दोस्तों। और इनका खेल बॉक्सिंग है दोस्तों निकाहत जरीन का। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश ने खोला? वियतनाम ने खोला है। और अगर हम वियतनाम की दोस्तों बात करें तो ये जो ब्रिज खोला इसने 2000 फीट का लगभग है और बिल्कुल कांच का बना हुआ दोस्तों। और उसके बाद वियतनाम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है दोस्तों। जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की बीजिंग और मलेशिया की कुआलालंपुर है दोस्तों। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 37। और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें उसमें भारत की रैंक, तो इसमें भारत की रैंक हो जाएगी दोस्तों 132। और उसके बाद अगर भुखमरी सूचकांक में तो भारत की रैंक 101 है दोस्तों। और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 180। और दोस्तों भारत लास्ट स्थान पर है, लास्ट पायदान पर है इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे चैनल पर इंडेक्स की एक क्लास बनाई गई है, आप उसको जाकर देखें। इससे भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। पिछली बार भी ये इंडेक्स आया था और दोस्तों इस बार भी आने के पूरे चांस हैं। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 37 है।
उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय MSME पुरस्कार। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य को दोस्तों सम्मानित किया गया था फर्स्ट। और अगर हम सेकंड थर्ड की बात करें तो दोस्तों सेकंड रहा था बिहार और थर्ड हरियाणा रहा था। और उड़ीसा राज्य के अगर हम CM की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं दोस्तों, और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, आप जानते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केन्या की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं केन्या की राजधानी क्या है दोस्तों? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी है। त्रिपोली दोस्तों राजधानी लीबिया की है। और अस्टाना, आप जानते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अस्टाना, क्योंकि अभी कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान से अपनी राजधानी फिर चेंज कर दी है अस्टाना। तो पहले इसने अस्टाना को चेंज करके नूर सुल्तान बनाई थी, और अभी वर्तमान में इसने फिर से नूर सुल्तान को हटाकर अस्टाना कर दिया है। तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और अगर हम अंकारा की बात करें तो दोस्तों ये अंकारा तुर्की की राजधानी है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। त्रिपोली है दोस्तों लीबिया की, और नैरोबी केन्या की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन है कि बोनालू किस राज्य का उत्सव है? तो दोस्तों बोनालू जो है वो तेलंगाना राज्य का उत्सव है। तेलंगाना का जो उत्सव है वो बोनालू है। और उसके बाद दोस्तों हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तभी से दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाने लगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।